अस्सलाम वालेकुम। वी वर डूइंग द टॉपिक ऑफ वेव्स। हमने पिछली क्लास में वो बेसिक वेव्स वाला टॉपिक शुरू करा था। हमने पिछली क्लास में वेव्स वाला टॉपिक शुरू किया था और मैं आपको कुछ ओ लेवल की चीज़ें भी बता रहा था कि जैसे एक पल्स बनती है, जैसे यहाँ से एक पल्स बनती है और आगे चलती जाती है। जब एक पल्स बनती है तो आगे चलती जाती है और पीछे से ख़त्म होती जाती है। दिस इज कॉल्ड अ वेव एनर्जी ट्रांसफर। जब एक वेव को आप जनरेट करते हैं, जैसे एक रस्सी है, इस पर आप वेव को जनरेट करते हैं। जब वेव ऊपर की तरफ जा रही है और वहां से नीचे आ रही है तो जो पार्टिकल्स हैं वो अपनी मीन पोजीशन पे ऑसिलेट करते हैं। अब देखो, आपको आज का पहला कॉन्सेप्ट समझना है। अब जैसे एक वेव है और ये इस पे 3 पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट पी है, एक पॉइंट क्यू है, एक आर है। अब आप गौर से देखिएगा, आर के ऊपर एक अपवर्ड एरो बना हुआ है। आर के ऊपर एक अपवर्ड एरो क्यों बना हुआ है? क्योंकि जब ये वेव आगे चलेगी तो आर ऊपर जाएगा और वो पोजीशन लेगा जो क्यू के पास है। यानी थोड़ी देर के बाद जो ट्रफ है, थोड़ी देर के बाद जो ट्रफ और क्रेस्ट हैं वो अपनी जगह बदलेंगे। अभी इस वक्त ये हाईएस्ट पॉइंट है। अब क्यू क्या करेगा? वो नीचे चला जाएगा और आर क्या करेगा? वो ऊपर जाएगा। यानी वेव में क्या होता है, हर पार्टिकल अपनी बारी पर ऊपर जाता है और नीचे आता है। ये पार्टिकल नीचे चला गया, इसकी जगह क्यू आ गया। फिर क्यू नीचे चला गया, इसकी जगह आर आ गया। तो जब एक ट्रांसवर्स वेव मूव करती है तो हर पार्टिकल अपनी बारी पर ऊपर जाता है, नीचे आता है और फिर उस तरह एनर्जी ट्रांसफर होती जाती है। तो लिखिएगा लिखिएगा कि व्हेन अ ट्रांसवर्स वेव ट्रेवल्स, उसमें लिखिएगा कि व्हेन अ ट्रांसवर्स वेव ट्रेवल्स when a transverse wave travels, every particle moves upward on its turn. Every particle move upward on its turn, becomes trough or crest, and then move downward. And then move downward. देखो कॉन्सेप्ट दोबारा बनाओ। जैसे ये पल्स है ना, तो ये पल्स यहां पर आ गई। यहां पर कैसे आ गई कि ये पल्स यहां से नीचे गई, यहां से ऊपर चली गई। फिर ये पल्स यहां से खत्म हुई, यहां से ऊपर चली गई। तो पीछे से ये पल्स खत्म होती जाएगी और आगे से ये पल्स बनती जाएगी। तो अब आप ये वाली स्क्रीन कॉपी करिएगा, ये वाली स्क्रीन कॉपी करिएगा। ये वाली स्क्रीन कॉपी करिएगा। दिस इज आवर फर्स्ट कॉन्सेप्ट फॉर टुडे।
ठीक है, दिस इज द फर्स्ट कॉन्सेप्ट फॉर टुडे। अब होता क्या है, इसका मतलब यह है कि जब एक वेव ऊपर जाती हुई दिखती है तो उसमें जो पार्टिकल होते हैं वो बारी बारी नीचे होते जाते हैं ताकि बाद के पार्टिकल्स को स्पेस दे सकें। इस तरह जब एक वेव नीचे उतरती है तो एक्चुअली जो पार्टिकल होते हैं वो ऊपर जा रहे होते हैं, ताकि ये जो पॉइंट है ये वाला ये यहां बन जाएगा। तो अब ये वाली स्क्रीन कॉपी होगी, सबको ये वाली डायग्राम कॉपी करनी है। नहीं, वो सिकंदर नेटवर्क्स नहीं करवाए थे, नेटवर्क आजकल आते नहीं हैं और ऐसी चीज क्लास में ही डिस्कस करेंगे। नेटवर्क का जो टॉपिक है ना वो इम्पोर्टेंट नहीं है, बट वी विल डिस्कस इट इन द क्लास। अब देखो, एक एमसीक्यू तुम चेक करो, जो आज का पहला कॉन्सेप्ट मैंने बनाया है कि जब एक वेव ट्रेवल करती है तो हमें दिखता तो ये है कि वेव ट्रेवल कर रही है, लेकिन असल में हर पार्टिकल अपनी बारी पर नीचे जाता है, ऊपर जाता है और हट जाता है। मतलब ये पार्टिकल Q और P। अब इसके बारे में क्वेश्चन है, वेव जा रही है राइट को। अब ये वाली स्क्रीन कॉपी करो। अब इसमें जो लोग आंसर देना चाहें वो दे सकते हैं, आंसर दें। इसमें एक आंसर आया है बी। इसमें एक आंसर आया है बी।
डी, जब ये वेव ट्रेवल करेगी, जब ये वेव ट्रेवल करके सपोज यहां तक आएगी ऐसे करके ना, जब ये वेव ट्रेवल करेगी तो क्यू क्या करेगा, क्यू ऊपर जाएगा, तभी तो वो ये वाली पोजीशन बनेगी। मतलब हर पार्टिकल क्या करता है कि वो अपनी बारी पर ऊपर जाता है और फिर नीचे आ जाता है। तो इसका जो आंसर है वो है डी, Q विल मूव अप। यहां से तो ये वेव आगे चली जाएगी, तो P को तो अब नीचे जाना है, P विल गो डाउन। एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स, हमारे कोर्स में कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो ट्रांसवर्स वेव से रिलेटेड है। वेव्स इन वाटर, वेव्स इन अ रोप, ऑल द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये वाली स्क्रीन कॉपी करें सब लोग, ये वाली स्क्रीन कॉपी करिएगा। अब ये जो लिस्ट है वेव्स इन वाटर, ये सब ट्रांसवर्स वेव्स हैं। जो पानी में जो वेव्स बनती हैं, जो वाटर में वेव्स बनती हैं, वो मैंने आपको दिखाई थी। जो पानी में वेव्स बनती हैं वो नेचर वाइज ट्रांसवर्स होती हैं। अब जरा ट्रांसवर्स की प्रॉपर्टी देखिएगा। ट्रांसवर्स में क्या होता है, जो मैं आज सुबह पहला कॉन्सेप्ट बना रहा था, गौर से देखिएगा। हर पार्टिकल अपनी बारी पर ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, लेकिन कोई पार्टिकल अपनी जगह छोड़कर आगे नहीं जाता। अपेरेंटली ऐसा लगता है कि एक वेव चल रही है, अपेरेंटली ऐसा लगता है कि एक वेव चलती भी जा रही है, लेकिन असल में जो वेव है वो ट्रेवल नहीं करती। असल में जो वेव है वो ट्रेवल नहीं कर रही, बल्कि एक पल्स है जो अपेरेंटली आपको बनता हुआ नजर आ रहा है। बट हर पार्टिकल अपनी बारी पर ऊपर जाएगा और नीचे आएगा। अब ये एक्सपेरिमेंट देखिएगा, ये एक बड़ा स्प्रिंग है और हम इसको एक साइड से मूव कर रहे हैं लाइक अ स्नेक। हम ये दिखाना चाहते हैं कि वेव ट्रेवल कैसे करती है। हर पार्टिकल अपनी बारी पर इधर से उधर हिलेगा, लेकिन एनर्जी एक कोने से दूसरे कोने पे ट्रांसफर होगी, लेकिन कोई भी पार्टिकल अपनी जगह छोड़कर दूसरी जगह पे ट्रांसफर नहीं होगा। अब इंपॉर्टेंट टर्म्स इन ट्रांसवर्स वेव्स, ये वाली लिस्ट कॉपी होगी। ये वाली लिस्ट कॉपी करिएगा।
डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, एम्पलीट्यूड, ज्यादातर ओ लेवल की टर्मिनोलॉजीज हैं, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड। लेकिन जैसे मैंने बताया था कि ओ लेवल को रिवाइज करना है क्योंकि वो पेपर वाला जो पैटर्न इशू है वो आता है। वेव फ्रंट, वेव फॉर्म, स्पीड ऑफ अ वेव, यहां तक ओ लेवल का है। हाँ, ये जो दो टर्म्स हैं नंबर 10 और नंबर 11, ये हम देखेंगे तो ये ए लेवल का है, फेज और फेज डिफरेंस। तो आप पहले तो इसको कंप्लीट आपने किया यहां तक, फिर आप ये लिस्ट आगे लेकर जाओ और नंबर 10 और 11 पे लिख देना ए एस लेवल। ये दो टर्म्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ए लेवल की टर्म्स हैं। तो ये वाली स्क्रीन कॉपी होगी अब। चलो अब पहले कुछ टर्मिनोलॉजीज ओ लेवल वाली रिवाइज कर लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट की हेडिंग डालो, सब लोग हेडिंग डाल दो डिस्प्लेसमेंट। जब एक वेव ट्रेवल करती है तो उसके जो पार्टिकल्स हैं वो ऐसे ऊपर नीचे मूव करते हैं। तो कोई भी पार्टिकल कितना ऊपर जाएगा या कितना नीचे जाएगा उसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? जब कोई वेव ट्रेवल करती है, जब कोई वेव ट्रेवल करती है तो उसका जो पार्टिकल्स हैं वो ऊपर और नीचे मूव करते हैं। अब एक वेव जब ट्रेवल करती है तो उसके पार्टिकल ऊपर और नीचे मूव करते हैं। अब कोई भी पार्टिकल कितना ऊपर जाएगा या कितना नीचे जाएगा उसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो लिखिएगा कि when a transverse wave travels when a transverse wave travel particles oscillate when a transverse wave travels particles oscillate particles oscillate separation, फुल स्टॉप डाल के लाइन चेंज करके लिखिएगा सेपरेशन ऑफ अ पार्टिकल, separation of a particle from the mean position, separation of a particle from the mean position is called displacement, is called displacement। तो अब ये वाली स्क्रीन कॉपी होगी, ये वाली स्क्रीन कॉपी करिएगा।
सर ये सेपरेशन नहीं समझ आया इसका। देखो जैसे तुम इस तरह समझो कि अब ये जो पार्टिकल है, ये पार्टिकल यहां से यहां तक आया। अगर ये पार्टिकल इतना ऊपर अभी आया है तो इसकी सेपरेशन का मतलब इसका ये वाला डिस्टेंस है। इसका मतलब ये है कि ये पार्टिकल सपोज 2 मीटर ऊपर आया, तो 2 मीटर इसका डिस्प्लेसमेंट है। जब एक वेव ट्रेवल करती है तो उसके अंदर पार्टिकल्स ऊपर जाते हैं और नीचे आते हैं। अब वो जो ऊपर या नीचे वाला जो डिस्टेंस है उसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। अब ये जो मैंने स्केच बनाया है, ये जो आप लोगों ने मेरे साथ अभी स्केच कॉपी किया, ये वाला, ये ट्रिग्नोमेट्री में साइन थीटा का स्केच है। वी कॉल इट साइनोसॉइडल फंक्शन। अब ये एक पीरियोडिक फंक्शन है, अपने आप को रिपीट करता है। अब ये जो तुम्हारा वेव्स वाला चैप्टर है, तुम्हें इसमें ये कॉन्सेप्ट कई मर्तबा मिलेगा, तुम्हें ये कॉन्सेप्ट कई मर्तबा मिलेगा कि हम स्केचेस बनाते हैं। हम जब स्केचेस बनाते हैं तो उसका पर्पस क्या होता है? क्योंकि हम वेव्स को वैसे तो नहीं देख सकते, हम लोग वेव्स को वैसे देख नहीं सकते, तो इसका मतलब ये है कि हमें उनके लिए कोई ना कोई ग्राफिकल इंटरफेस यूज करना होगा। इसलिए वेव इज अ पीरियोडिक फंक्शन दिखाने के लिए हम उसमें साइन थीटा का स्केच बनाते हैं। तो तुम आज का थर्ड कॉन्सेप्ट बनाओ कि किसी वेव को रिप्रेजेंट करने का सबसे अच्छा तरीका ट्रिग्नोमेट्री का साइन थीटा का स्केच है। क्योंकि साइन थीटा पीरियोडिक है, अपने आप को रिपीट करता है, और वेव ये भी पीरियोडिक फंक्शन है। तो आपने जो लिखा था उसमें लिखिएगा कि ट्रिग्नोमेट्री इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ वेव। Trigonometry is used to represent a wave उसमें लिखिएगा ट्रिग्नोमेट्री इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ वेव। उसके बाद अब ये वाली स्क्रीन कॉपी होगी, उसके बाद ये वाली स्क्रीन कॉपी होगी।
ठीक है, अब आपने ये कॉन्सेप्ट समझ लिया। अब आप हेडिंग डालो, ये कॉन्सेप्ट भी ओ लेवल का आ रहा है। एम्पलीट्यूड, इसका ताल्लुक होता है इंटेंसिटी के साथ। जब आप लाउड बोलते हैं, आवाज को लाउड करते हैं, जब आप तेज रोशनी चलाते हैं, आप इसको कहते हैं इंटेंसिटी। इसको फिजिक्स में कहा जाता है एम्पलीट्यूड। तो एक लाइन छोड़कर ये वाली हेडिंग आएगी। चलो अब इसको जरा समझ लो। ये भी कॉन्सेप्ट ओ लेवल का है। जब एक वेव ट्रेवल करती है तो उसका एम्पलीट्यूड उसकी हाइट होती है। कभी आपने देखा होगा समंदर पे जाए ना तो पानी की वेव्स आती हैं। अब ये जो वेव की हाइट है, देखो ये जो वेव की हाइट है इसको कहते हैं एम्पलीट्यूड। हाइट ऑफ अ वेव इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। ये जो चीज है, जब आप इसको लाउड करते हैं, जब आप किसी आवाज को लाउड करते हैं, तो उसका मतलब होता है कि आपने उसका एम्पलीट्यूड बढ़ा दिया। तो आपने हेडिंग डाली, उसमें लिखिएगा इट इज द मैक्स सॉरी, इट इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, it is the maximum displacement of a particle oscillating in a wave. It is the maximum displacement of a particle oscillating in a wave. It is the maximum displacement of a particle oscillating in a wave. नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा एम्पलीट्यूड इज द हाइट ऑफ अ वेव। इसका सिंबल देखो ये है कैपिटल ए। ए इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड। लिखिएगा इट इज द, एम्पलीट्यूड की दूसरी डेफिनेशन लिखिएगा, इट इज द हाइट ऑफ अ वेव। चलो अब ये वाली स्क्रीन कॉपी कर लो, ये वाली स्क्रीन कॉपी करो। कैपिटल ए का मतलब है एम्पलीट्यूड। सर आखिरी पॉइंट रिपीट कर देंगे? सर आखिरी पॉइंट रिपीट कर देंगे?
एम्पलीट्यूड इज द हाइट ऑफ अ वेव। सॉरी, मैं 1 मिनट के लिए उठा था तो मैं वो क्वेश्चन अटेंड नहीं कर पाया। देखो, ये मैं जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि हमें इस साल ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं ओ लेवल के, इनको क्यों लाना पड़ रहा है, क्योंकि ये गैप है। इसकी वजह से टाइम तो लगा है, लेकिन हमारी ओ लेवल की कनेक्शंस कंप्लीट है। आपके पास एक ही रजिस्टर हो और उसमें सारा कुछ हो, वो सेफ होता है। कहना बड़ा आसान होता है कि ओ लेवल रिवाइज कर लो, लेकिन जब टाइम शॉर्ट हो जाता है तो फिर ओ लेवल को पिक करना वो भी एक चैलेंज है। तो जो चीजें आपको चाहिए वो मैंने आपको अलग से रिवाइज करवा दी। अब जैसे ये कॉन्सेप्ट ओ लेवल का है, लाउड स्पीकर का टॉपिक था ना, कि जब तुम आवाज को लाउड करते हो तो क्या चीज बढ़ती है। जब तुम आवाज को लाउड करते हो तो एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है। ये जो तुम्हें नजर आ रहा है, जो मेरा कॉन्सेप्ट था हाइट ऑफ अ वेव, ये कहलाता है हाइट ऑफ अ वेव। देखो, ये दिस इज कॉल्ड हाइट ऑफ अ वेव। एम्पलीट्यूड इज अ मेजर ऑफ इंटेंसिटी। ये मेरा आज का अगला कॉन्सेप्ट है कि एम्पलीट्यूड डिटरमाइन करता है कि वेव कितना इंटेंस होगी, कितनी पावर डिलीवर करेगी। ये वाली स्क्रीन कॉपी करिएगा, ये वाली स्क्रीन कॉपी करिएगा। ये दो कॉन्सेप्ट्स कॉपी करिएगा। ठीक है, अब तुमने ये कॉन्सेप्ट बना लिया। अब देखो, इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है पावर अपॉन एरिया, यानी वॉट पर मीटर स्क्वायर। इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है एनर्जी अपॉन एरिया इनटू टाइम, ये उसका यूनिट है। तो अब ये वाली स्क्रीन कॉपी करो, ये वाली स्क्रीन कॉपी करो।
Intensity of a wave is directly proportional to the square of the amplitude. ये ए लेवल का कॉन्सेप्ट है और इस चैप्टर का सबसे ज्यादा पूछा गया कॉन्सेप्ट है. कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है कि जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा, जितनी बड़ी वेव होगी. अब आप समंदर पे खड़े हो और इस तरह की वेव आ रही हो जैसे वो सुनामी की वीडियोस में दिखाते हैं, ऑब्वियसली इट मींस कि दिस इज अ डिस्ट्रक्टिव वेव, क्योंकि इट्स अ ह्यूज वेव. तो अब तुम्हें ये कॉन्सेप्ट ध्यान से समझना है, क्योंकि ये इस चैप्टर का कोर कॉन्सेप्ट है. मुश्किल नहीं है, लेकिन ये ए लेवल का कॉन्सेप्ट है. इंटेंसिटी ऑफ अ वेव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड. अब ये वाली स्क्रीन कॉपी होगी, इन्वर्टेड कॉमास में कॉपी करिएगा. अब इसकी छोटी सी डेरिवेशन देखो. इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर. I is proportional to A square. I is equal to K A square. I1 upon I2 is equal to A1 upon A2 का होल स्क्वायर. ये वाली स्क्रीन कॉपी करें. ये वाली स्क्रीन कॉपी होगी.
चलो इस पे हमारे यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक है, हम यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक कर रहे हैं, 5 to 10 मिनट्स का शॉर्ट ब्रेक है, हम इसको फिर ब्रेक के बाद कंटिन्यू करेंगे।
अस्सलाम वालेकुम। हम लोग रिज्यूम करें जहां तक हमने छोड़ा था। वी आर कंटिन्यूइंग फ्रॉम द सेम। हेडिंग डलेगी इनवर्स स्क्वायर लॉ। सब लोग ये वाली हेडिंग डाल दें। देखो, इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या कहता है कि इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सेपरेशन स्क्वायर। इसका क्या मतलब है? तुम जितना दूर होते जाते हो किसी सोर्स से, तुम्हें जो सोर्स की इंटेंसिटी है उतना कम मिलती है। तुम एक एयर कंडीशनर के बिल्कुल करीब बैठ जाओ तो ज्यादा कूलिंग मिलेगी, पीछे हटते जाओ कम होती जाएगी। तुम अगर एक बल्ब के बहुत करीब हो, एक लैंप के बहुत करीब हो, तो तुम्हें तेज रोशनी मिलेगी, दूर हो जाओ तो कम हो जाएगी। मतलब होता यह है कि जब तुम एक वाईफाई राउटर से करीब बैठते हो तो तुम्हारे पास ज्यादा सिग्नल आते हैं। अगर तुम वाईफाई राउटर से दूर हो जाओ तो सिग्नल स्ट्रेंथ कम हो जाती है। इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सेपरेशन स्क्वायर। हेडिंग डालकर आप उसमें लिखिएगा इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। लिखिएगा इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। Intensity is inversely proportional to the square of the amplitude. Intensity is inversely proportional to the square of the amplitude. फिर ये वाली स्क्रीन कॉपी होगी, उसके बाद ये वाली स्क्रीन कॉपी करिएगा। सर स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड या स्क्वायर ऑफ सेपरेशन? हाँ, ये थोड़ी करेक्शन है। इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द सेपरेशन। प्लीज करेक्शन कर लें, आई एम सॉरी। Intensity is inversely proportional to the square of the separation from the source. Square of the separation from the source. फिर ये कॉपी होगा।
ठीक है, अब आपने ये कॉपी कर लिया, इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू 1 सेपरेशन स्क्वायर, और आप इसको आपने ये फॉर्मूला कॉपी कर लिया, K इज इक्वल टू आई एक्स स्क्वायर, उसको रेशो बना के यूं लिख सकते हो, I1/I2 इज इक्वल टू x2/x1 का होल स्क्वायर। ऊपर वाला तो तुम कॉपी कर चुके हो, ये जो रेड कलर का बॉक्स है, ये जो रेड कलर का बॉक्स है, ये कॉपी कर लो। ठीक है, अब जरा इसको कंपेयर करते हैं, दो रिलेशंस हमने बनाए थे, दो रिजल्ट्स, इनको कंबाइन कर देते हैं। ए का मतलब है एम्पलीट्यूड, A1/A2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x2/x1 का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर और स्क्वायर दोनों तरफ से कट जाएंगे और ये वाली स्क्रीन आ जाएगी, ये वाली, अब ये वाली स्क्रीन कॉपी होगी। सर मतलब एम्पलीट्यूड और सेपरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। हाँ, ये आपस में एक दूसरे के साथ इन्वर्सली हो जाते हैं। चलो अब जरा देखो अगला कॉन्सेप्ट, टाइटल है एटीन्यूएशन। अब दो लाइनें छोड़कर हेडिंग डाल दो एटीन्यूएशन। ठीक है, अब कॉन्सेप्ट बनाओ कि जब एक सिग्नल ट्रेवल करता है तो आहिस्ता आहिस्ता वो सिग्नल वीक होता जाता है। तुम वाईफाई राउटर से दूर होते जाओ तो सिग्नल वीक होते जाते हैं। अगर आप क्लास में पीछे बैठे हुए हो तो पीछे तक आवाज आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाती है, जैसे ये बड़ी रूम्स में क्लासेस होती हैं तो वहां ये और ज्यादा इफेक्ट नजर आता है। तो होता क्या है कि सिग्नल आहिस्ता आहिस्ता वीक होता जाता है, जैसे जैसे तुम ट्रेवल करते जाओगे, जैसे जैसे सिग्नल ट्रेवल करता जाता है सिग्नल वीक होता जाता है। अब ये सिग्नल का कॉमन प्रॉब्लम है, हेडिंग डाल के लिखिएगा ग्रेजुअल डिग्रेडेशन ऑफ अ सिग्नल। हेडिंग डाल के लिखिएगा ग्रेजुअल डिग्रेडेशन ऑफ अ सिग्नल। ग्रेजुअल डिग्रेडेशन ऑफ अ सिग्नल is called attenuation। थोड़ी सी आवाज कम। Gradual degradation of a signal is called attenuation।
ग्रेजुअल डिग्रेडेशन ऑफ अ सिग्नल इज कॉल्ड एटीन्यूएशन। अब इसका पहला रीजन क्या है, सिग्नल वीक क्यों होता है? जब सिग्नल ट्रेवल करता है तो सिग्नल स्प्रेड करता जाता है। आपने देखा गाड़ी की हेडलाइट्स होती हैं, तो जो गाड़ी की हेडलाइट्स होती हैं वो थोड़ा आगे जाती जाएं तो लाइट्स फैलती जाती हैं। क्योंकि वेव स्प्रेड आउट कर जाती है, इसलिए सिग्नल वीक हो जाता है, सिग्नल की इंटेंसिटी कम हो जाती है। अब ये वाली स्क्रीन कॉपी होगी, ठीक है। जब एक वेव ट्रेवल करती है, जब एक वेव ट्रेवल करती है तो वो स्प्रेड आउट करती जाती है और सिग्नल वीक हो जाता है। जैसे मोबाइल कंपनीज होती है ना, वो टावर लगाती हैं बार बार। वो बार बार टावर क्यों लगाती हैं? क्योंकि सिग्नल वीक हो जाता है। दूसरा रीजन क्या है कि एनर्जी आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाती है। जब वेव ट्रेवल करती है तो एनर्जी चीजों में एब्जॉर्ब होती है। जैसे आप अपने, अगर आप एक क्लास में पढ़ा रहे हैं तो आपकी जो आवाज है वो चीजों में एब्जॉर्ब होगी। आहिस्ता आहिस्ता एनर्जी कम होती जाएगी, जिसकी वजह से सिग्नल आहिस्ता आहिस्ता वीक होता जाता है, लाइक दिस। तो लिखिएगा रीजन नंबर 2, साइड हेडिंग दीजिएगा रीजन नंबर 2, और उसमें लिखिएगा कि एज अ वेव ट्रेवल्स इट लूजेस एनर्जी टू सराउंडिंग, as a wave travels it loses its energy to surrounding, as a wave travels it loses its energy to surrounding। अब देखो इसको दिखाते कैसे हैं। जब वेव चल रही है तो आहिस्ता आहिस्ता उसका एम्पलीट्यूड कम हो रहा है। तुम इसको कभी समझना चाहो तो तुम समंदर पे खड़े हो, सामने से वेव्स आ रही हैं, तो तुम देखना कि दूर से उनकी एनर्जी ज्यादा होती है, करीब आते आते उनकी एनर्जी कम हो जाती है, करीब पहुंचते पहुंचते उनकी एनर्जी डिक्रीज कर जाती है। इसको कहते हैं एटीन्यूएशन, एम्पलीट्यूड डिक्रीज कर जाता है। ये वाली स्क्रीन कॉपी होगी, सबको ये वाली स्क्रीन कॉपी करनी है। सर ये ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, कांस्टेंट क्या है? लैम्डा। ओ लेवल में याद है लैम्डा होता था सिंबल ऑफ वेवलेंथ। जी सर, याद है याद है। ये ओ लेवल में होता था। इसको कहते हैं, इसको पढ़ते हैं लैम्डा। लैम्डा का मतलब है वेवलेंथ।
सबको ये कॉपी करना है। जो लैम्डा है, वेवलेंथ है, वो कांस्टेंट है। ग्रेजुअल रिडक्शन इन एम्पलीट्यूड इज कॉल्ड एटीन्यूएशन। आहिस्ता आहिस्ता जो सिग्नल है वो वीक होता जाएगा। अब ये वाली चीज भी कॉपी होगी। आहिस्ता आहिस्ता सिग्नल वीक हो जाएगा। एटीन्यूएशन दो चीजों से होती है, एक होती है स्प्रेडिंग से और दूसरी होती है एनर्जी लॉस टू सराउंडिंग। ये वाली स्क्रीन कॉपी करिएगा। अब जैसे मोबाइल कम्युनिकेशन होती है, ये वाली आपको दिख रही है। अब टावर लगा हुआ है, इस टावर के साथ हम आगे चलें तो अब ये जो सिग्नल है ये आगे जाते जाते स्प्रेड करेगा। फिर आप बूस्टर लगा लें, फिर सिग्नल स्प्रेड कर जाएगा, फिर बूस्टर लगाएं। तो आपको बार बार बूस्टर लगाने पड़ते हैं ताकि सिग्नल दोबारा स्ट्रेंथन हो जाए। तो करते क्या है कि जब सिग्नल वीक हो जाता है तो उसके लिए बूस्टर लगा के सिग्नल को बूस्ट करते हैं। तो लिखिएगा कि टू ओवरकम एटीन्यूएशन, लिखिएगा टू ओवरकम एटीन्यूएशन, टू ओवरकम एटीन्यूएशन to overcome attenuation we use to overcome attenuation we use boosters।
चलो अब एक लाइन छोड़ के हेडिंग डाल दो वेवलेंथ। इसका सिंबल ओ लेवल में होता था लैम्डा। ओ लेवल में आप सबको याद आएगा कि एक सिंबल होता था, इसको पढ़ते थे लैम्डा, और इसका मतलब होता था वेवलेंथ। सब लोग ये वाली हेडिंग डाल दो। देखो, हमने ओ लेवल में पढ़ा था ट्रफ टू ट्रफ या क्रेस्ट टू क्रेस्ट जो सेपरेशन है उसको कहते हैं वेवलेंथ। तो लिखिएगा, इट इज द सेपरेशन बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट। ओ लेवल की डेफिनेशन है, इट इज द सेपरेशन बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट और टू सक्सेसिव ट्रफ। It is the separation between two successive crests or two successive wavelength, two successive crest और two successive trough। ये ओ लेवल में आपने पढ़ा था, इधर डिस्टेंस है इधर डिस्प्लेसमेंट है। सो सब लोग इसको कॉपी कर लीजिएगा, सब लोग इसको कॉपी कर लो। अब ये वाली डायग्राम कॉपी करें। एक साइकिल का जो डिस्टेंस होता था ओ लेवल में, एक साइकिल का जो डिस्टेंस होता था उसको कहते थे लैम्डा यानी वेवलेंथ। ये वाली स्क्रीन कॉपी करें। सर रिपीट कर देंगे? वन कंप्लीट, ये बस ये जो स्क्रीन पे लिखा हुआ है यही कॉपी करना है। मैंने डिक्टेट कुछ नहीं किया, ये जो स्क्रीन पे लिखा हुआ है यही कॉपी करना है।
उसके बाद अब देखो ओ लेवल की एक और डेफिनेशन, टाइम पीरियड, इसका सिंबल होता था कैपिटल टी। ये कॉपी होगी, हेडिंग डालिएगा, एक लाइन छोड़ के हेडिंग डालिएगा, ओ लेवल का कॉन्सेप्ट है टाइम पीरियड। सबसे पहले उसकी डेफिनेशन देखो, और इसमें चक्कर ये है कि एक्स एक्सिस पे गौर से देखिएगा, टाइम आ गया है। अब एक्स एक्सिस पे टाइम है, तो एक साइकिल का जो टाइम होता था ओ लेवल में, टाइम फॉर वन कंप्लीट साइकिल वाज कॉल्ड एज टाइम पीरियड। डेफिनेशन लिखिएगा ओ लेवल की, लिखिएगा इट इज द टाइम required for one complete cycle. It is the time required for one complete cycle. उसके बाद ये वाली स्क्रीन कॉपी होगी, टाइम पीरियड की डेफिनेशन के बाद ये वाली स्क्रीन कॉपी होगी।
ठीक है, अब आप ये नोट करिएगा कि टाइम एक्सिस पे, टाइम एक्स एक्सिस पे टाइम है। चलो अब एक और ओ लेवल का कॉन्सेप्ट उठा लेते हैं, फ्रीक्वेंसी। हेडिंग डाल दो फ्रीक्वेंसी, इसका सिंबल है स्मॉल एफ। देखो सबसे पहले डेफिनेशन लिखो कि फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन ओ लेवल में क्या थी। लिखो कि इट इज द नंबर ऑफ कंप्लीट साइकिल्स पर यूनिट टाइम। इट इज द नंबर ऑफ कंप्लीट साइकिल्स per unit time. It is the number of complete cycles it is the number of complete cycles per unit time. और इसके बाद इसके दो फॉर्मूला होते थे ओ लेवल में, नंबर ऑफ साइकिल्स और वेव्स टाइम इन सेकेंड, और दूसरा होता था 1/t। ये वाली स्क्रीन कॉपी करिएगा। देखो फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है पर सेकंड, इसको हर्ट्ज कहते हैं। फ्रीक्वेंसी इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ सिग्नल।
अब जैसे तुम ये लिखा हुआ देख रहे हो ब्लू कलर, रेड कलर, ये जो कलर होता है ये बेसिकली फ्रीक्वेंसी होती है। तो फ्रीक्वेंसी बेसिकली इन्हीं से रिलेट करती है। चीजों का कलर होता है, जब तुम किसी की आवाज सुनते हो और तुम उसकी आवाज सुन के आइडेंटिफाई कर लेते हो, तो ये फ्रीक्वेंसी की वजह से है। ये वाली स्क्रीन कॉपी करें, ये वाली स्क्रीन कॉपी करिएगा। हेडिंग डालिएगा स्पीड ऑफ अ वेव, एक लाइन छोड़कर। ये भी ओ लेवल का कॉन्सेप्ट है। स्पीड ऑफ अ वेव, जब एक वेव ट्रेवल करती है तो हम उसका स्पीड का एक फॉर्मूला लगाते थे। हेडिंग डालिएगा स्पीड ऑफ अ वेव। फॉर्मूला नोट करिएगा, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। ओ लेवल में था, ये वाली पूरी स्क्रीन कॉपी होगी। चलो अब साइड हेडिंग डालो डेरिवेशन। ये ए लेवल में आती है, मतलब ए लेवल का टॉपिक है। डेरिवेशंस ओ लेवल में तो होती ही नहीं थी ना, तो इसकी छोटी सी डेरिवेशन है। साइड हेडिंग डालिएगा डेरिवेशन। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, हमने पढ़ा हुआ है। अगर मैं एक साइकिल के लिए लूं तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब है वेवलेंथ, और एक साइकिल के लिए टी का मतलब है टाइम पीरियड। तो फॉर्मूला हो गया लैम्डा अपॉन टी, लेकिन टी बराबर होता है 1/f के। वो पुट कर दिया तो ये फॉर्मूला डिराइव हो गया। तो ये वाली छोटी सी डेरिवेशन कॉपी करिएगा, दिस स्मॉल डेरिवेशन ये कॉपी होगी।
जैसे आप एग्जांपल देखो, तुम्हें एक ग्राफ ऊपर दिया हुआ है और तुमसे वो कह रहा है स्पीड निकालो। अब तुम देखो यहाँ पर टाइम एक्सेस है और नीचे जो ग्राफ है उस पर डिस्टेंस है। तो तुम ऊपर वाले ग्राफ से निकाल सकते हो टाइम पीरियड, क्योंकि एक्स एक्सिस पे टाइम है लेकिन चलाकी कर रहा है मिली सेकेंड में। जो नीचे वाला ग्राफ है उससे तुम वेवलेंथ निकाल सकते हो, क्योंकि डिस्टेंस है लेकिन है मिलीमीटर में। तो तुम ये नोट करो कि तुम ऊपर वाले ग्राफ से निकाल सकते हो टाइम और नीचे वाले से निकाल सकते हो वेवलेंथ। फॉर्मूला स्पीड का लगेगा। अब तुमने क्या किया कि ऊपर वाले ग्राफ से टाइम पीरियड निकाला, टाइम पीरियड को कन्वर्ट कर लिया फ्रीक्वेंसी में 25 हर्ट्ज। नीचे वाले ग्राफ से वेवलेंथ निकाला, उससे कन्वर्ट किया, लैम्डा आया, लैम्डा को तुमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, अब तुम्हारे पास दोनों रीडिंग्स आ गई। अब तुम क्या करोगे कि उसको फॉर्मूला में डालोगे। तो यहां वो पूछ रहे हैं कि वेलोसिटी क्या है। फॉर्मूला क्या है? स्पीड इज इक्वल टू वेलोसिटी इज इक्वल टू एफ इंटू लैम्डा। वो आपने फॉर्मूला में डाला और उससे आपको वेलोसिटी की वैल्यू मिल गई। मैं आपको एक रिव्यू एनिमेशन दिखाता हूं। If a wave source is oscillating at a particular frequency, all points on the wave generated by the source will oscillate at the same frequency. This is known as the mechanical wave frequency. The shortest distance between the points of a wave, which are in phase, is called a wavelength, and its symbol is lambda. The best way to determine wavelength is by measuring the distance between successive crests. In this case, the wavelength is 12 centimeters, and the amplitude is 2 centimeters. The wave frequency is 4 seconds, and so its frequency is 0.25 hertz. During the time when the source performs a complete oscillation, that is, in a time which is equal to the period, the wave moves to a distance which is equal to the wavelength. Hence, the velocity of wave propagation is expressed as v equals lambda over t, which is equal to f times lambda. If a wave source is oscillating at a particular चले, अब आप हेडिंग डाल के छोड़ दें, हेडिंग डाल दें वेव फ्रंट। ये ए लेवल का टॉपिक है, इसके ज्यादा कंसर्न ए लेवल का है। चूंकि ए लेवल का टॉपिक है तो कल ही डिस्कस करते हैं क्लास में इसको। यहाँ तक हमने ओ लेवल के तकरीबन सारे कॉन्सेप्ट जो थे ट्रांसवर्स के वो रिवाइज कर लिए। ठीक है, इसमें हमारा थोड़ा टाइम लगा, लेकिन आपको ये फायदा है कि अब आपको ओ लेवल से कुछ खुद करने की जरूरत नहीं है। अब आप ए लेवल को फोकस कर सकते हो। आज की क्लास यहाँ पर खत्म है और हम इसको इंशाल्लाह अब अपनी अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। सर रीजन 1 की स्क्रीन दिखाएं। ओके सर, थैंक यू। अल्लाह ठीक है, अल्लाह हाफिज।